हेलो क्लास। तो पिछले लेक्चर में बेसिकली हमने फार्माकोडायनामिक्स पढ़ी थी। हमने सीखा था कि ड्रग बॉडी पर क्या करती है, लेकिन आज हम फार्माकोलॉजी का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फार्माकोकाइनेटिक्स। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो कि आपने पैरासीटामोल की टैबलेट खाई, ठीक है। अब सोचो कि टैबलेट पेट में गई, उसके बाद क्या हुआ, है ना। वो ब्लड तक कैसे पहुंची, ब्लड से पूरी बॉडी में कैसे फैली, लीवर तक कैसे पहुंची, लीवर ने उनके साथ क्या किया, और एट द एंड आखिर वह यूरिन के रास्ते से बाहर कैसे निकली। इसीलिए फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, इनको एक साथ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स describes time course of drug concentration in the body and is essential for determining dosage regimens. So ऐसे भी कह सकते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स is the branch of pharmacology that studies the movement of drug within body, including their absorption, distribution, metabolism and excretion. सिंपल लैंग्वेज में फार्माकोकाइनेटिक्स बताती है कि शरीर ड्रग के साथ क्या करता है। तो हमेशा एक लाइन याद रखो जो मैंने आपको वैसे भी क्लास में बताया था, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है। सो फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने पैरासीटामोल खाई, हाँ, तो फार्माकोकाइनेटिक्स पूछती है टैबलेट ब्लड में कैसे पहुंची, कहाँ गई, लीवर ने क्या किया, किडनी ने बाहर कैसे निकाला। और फार्माकोडायनामिक्स क्या पूछती है कि पैरासीटामोल ने फीवर कैसे कम किया, ब्रेन में किस एंजाइम को रोका, बॉडी का टेम्परेचर कैसे कम हुआ, ठीक है। सो इस तरीके से समझ सकते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, हमारी ड्रग की जर्नी है, ठीक है। और फार्माकोडायनामिक्स क्या है, ड्रग का एक्शन। सो फार्माकोकाइनेटिक्स के 4 फेजेस होते हैं। तो इसमें जैसे आप स्क्रीन पे देखोगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। चलो मैं एक बोर्ड की तरीके से आपको समझाता हूँ यहाँ पे। दिस इज़ फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सबसे याद करने के तरीका A, D, M और E। एब्जॉर्प्शन, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बाहर निकलना, एक्सक्रीशन या फिर एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इनको मैं एक अलग तरीके से भी, चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। पहले से सारा कुछ इरेज कर दो इधर पे। एनीवेज, ठीक है। सपोज दैट कि आपने कोई टैबलेट खाई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टैबलेट, ठीक है। फिर वो जैसे ही बॉडी में जाएगी, वो क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद ब्लड में जाएगी, एब्जॉर्ब होने के बाद तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद ब्लड में जाने के बाद वो लीवर में जाएगी, मीन्स मेटाबोलाइज होगी, मेटाबॉलिज्म। और जब उसका काम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट, मीन्स बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसके काम है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये डिपेंड करता है हमारे ओरल, ठीक है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं आपको कुछ ओवरऑल एग्जांपल दूँ
ठीक है। मान लीजिए आपने अमेज़ॉन से एक पार्सल मंगवाया, ठीक है, आपने अमेज़ॉन से एक पार्सल मंगवाया, और अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, सबसे पहले पार्सल वेयरहाउस से निकल गया, ठीक है, वेयरहाउस से निकल गया का मतलब ये एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। अब वो वेयरहाउस से निकलने के बाद कुरियर किया जाएगा ना, कुरियर पूरे शहर में पार्सल लेके घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब एक जगह पार्सल को दे के उसको ओपन किया गया, पैकेजिंग हट गई, मतलब ये उसका मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। और खाली बॉक्स बाहर फेंक दिया गया, मतलब कि वो उसका एक्सक्रीशन है। वैसे ही ड्रग में भी एडीएमए से गुजरती है, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप आएगा ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन साइट से ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इसको मैं और इजी लैंग्वेज में आपको चलो बता दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, सपोज दैट कि ये स्टमक है, ठीक है। स्टमक में हमारी ड्रग आई, वो डिसइंटीग्रेट हुई, डिज़ोल्व हुई। उसके बाद स्टमक में आने के बाद वो ड्रग हमारी पहुंचती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। अब जब आप इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इस फेज़ को उठा के अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूं, सपोज दैट ये स्मॉल इंटेस्टाइन, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोल देंगे? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक फॉस्फोलिपिड की बनी हुई लेयर, जो एक छन्नी का काम करती है, किसी चीज़ को छानने का काम करती है, जिसमें से उसके साइज़ के पार्टिकल्स को वो एंटर करा के कहाँ ले जाएगी? अब यहाँ से मान लो एक दूसरा रास्ता है, यहाँ पे हमारी ड्रग के पार्टिकल्स जो यहाँ से आके वो यहाँ आ जाएंगे, ये हो गया हमारा ब्लड, ठीक है। तो ये ब्लड में पहुँच जाएगी। तो ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइट से ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में ड्रग पहली बार ब्लड में कैसे पहुंची, यही एब्जॉर्प्शन है। चलो मैं इसको सब कुछ इरेज करके एक तरीका और आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हो गई हमारी मेम्ब्रेन, यहाँ पे हमारे ड्रग के पार्टिकल्स हैं, और ड्रग हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो ये हमारी होगी ल्यूमेन, मीन्स ये हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये हो गया हमारा ब्लड, ठीक है। तो ल्यूमेन से ब्लड में जाने तक की प्रोसेस को ही बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। आपने टैबलेट खाई, टैबलेट आपके स्टमक में गई, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंची, वहाँ से उसने ब्लड में एंटर किया, यही एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन क्यों ज़रूरी है? बेसिकली अगर ड्रग ब्लड में पहुंचेगी नहीं तो वह टारगेट ऑर्गन तक भी कभी नहीं पहुंचेगी, और अगर टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगी तो डिजीज़ कैसे ठीक होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम बात करेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज़म्स, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ड्रग सेल मेम्ब्रेन को पार कैसे करती है। ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसको कुछ भी बोलो, ये इसको पार कैसे करती है? देखो, बॉडी की हर सेल एक मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। मेम्ब्रेन का मतलब एक कवरिंग एरिया, ठीक है। अगर आप सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तब भी आपको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख जाएगी, ठीक है। इसके अंदर सारे सेल के कंपोनेंट्स हो जाते हैं या इस टाइप से, ठीक है। तो एग्जांपल वाइज, तो बॉडी की हर एक सेल एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है या फिर सराउंडेड होती है। तो ड्रग को इसी बैरियर को पार करना होता है। बैरियर का मतलब होता है अवरोध, जो चीज़ों को रोके, ठीक है। इन बैरियर्स के 4 तरीके हैं, ठीक है। 4 तरीके कौन से हैं? सबसे पहला आप देखोगे पैसिव डिफ्यूजन, सबसे मोस्ट कॉमन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस। मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए सब इरेज कर दे रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स
फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी और कैरियर प्रोटीन्स। देखो, पैसिव डिफ्यूजन का मतलब होता है, इसको हम सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। लगभग मोस्ट ऑफ द आपकी ड्रग्स इसी के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं। तो ड्रग हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बिना किसी एनर्जी के जाती हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ बना के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि दिस इज़ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे आपके ड्रग्स के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इस साइड में हाई है और इस साइड में लो है। तो आपको पता है चीज़ें हाई से लो की तरफ ऑटोमेटिक मूव करती हैं, ठीक है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है, सपोज दैट एक बाल्टी है, उसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ और बाल्टी के जो बॉटम पे, ठीक है, एक हमने टैप लगा रखी है। आप जैसे टैप को खोलोगे पानी ऑटोमेटिक टैप से निकल जाएगा, है ना। क्या आपने उस बाल्टी के अंदर कोई मोटर फिक्स की? नहीं फिक्स की ना, ठीक है। ऐसे ही कि मान लो कि मान लीजिए आपने कमरे में परफ्यूम स्प्रे किया, कुछ ही देर में उसकी जो खुशबू है पूरे कमरे में फैल गई, है ना। क्या किसी ने उसे धक्का दिया? नहीं दिया ना, वो तो अपने आप फैली। इसी टाइप से ड्रग की जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चली जाती है, ठीक है। यही हमारा है। अब इसमें समझना क्या है, इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ऑटोमेटिकली जाते हैं, लाइक पैरासीटामोल, डायज़ेपाम, एस्पिरिन वगैरह। आपने बहुत सारी दवाइयाँ सुनी होंगी जिनका नाम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो पैसिव डिफ्यूजन में कौन से ड्रग्स में ज़्यादातर होता है? ऐसी ड्रग्स जो क्या हों, ऐसी ड्रग्स जो लिपिड सॉल्यूबल हों। लिपिड सॉल्यूबल का मतलब जो ऑयल में घुल जाएं। लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स मीन्स ड्रग की लिपोफिलिसिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा चीज़, उनका जो साइज़ है, ठीक है, ये कैसा हो? स्मॉल। जितना छोटा साइज़ उतना ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्प्शन, और ये नॉन आयोनाइज्ड हों, ठीक है। चलो दूसरा हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया इसमें। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे अपना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी इसमें क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं, ठीक है। ड्रग क्या होंगी इसमें भी, चलो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ड्रग्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगी, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स कैरियर का मतलब होता है वाहक, है ना। जैसे कि आपको रोड क्रॉस करनी है, आप जब बहुत छोटे थे, आपको जब रोड क्रॉस करनी थी तो आपके पेरेंट्स आपका हाथ पकड़ के आपको हेल्प करते थे रोड को क्रॉस कराने के लिए, है ना। या फिर आज भी अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है तो आप कोई बाइक, कोई ओला, उबर या ऐसा कुछ भी करके, या फिर बस या टैक्सी वगैरह में बैठ के जाते हैं। कैसे? किसी न किसी कैरियर के थ्रू आप बैठ के जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा कॉन्सेप्ट है हमारा ये कहलाता है फैसिलिटेटेड। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग के मूवमेंट को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो हो रहा है, बट यहाँ पे उसको क्या चाहिए? कैरियर, ठीक है, कैरियर प्रोटीन। तो ये जो कैरियर है ये प्रोटीन के फॉर्म से, मान लो कि एयरपोर्ट पे एक एस्केलेटर है, ठीक है, आप नीचे ही जा रहे हो लेकिन एस्केलेटर आपकी हेल्प कर रहा है, तो वैसे ही तरीके से, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो कैरेक्टरिस्टिक है ये क्या है कि इनको कैरियर चाहिए, एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। एनर्जी के लिए दूसरी चीज़, एनर्जी में हम एटीपी बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ही इसका मूवमेंट होगा, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज का कुछ टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, ये अब उल्टा हो गया, इसमें
लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में, है ना। सेम बाल्टी में अब पानी अगर नीचे से ऊपर ले जाना हो, क्या पॉसिबल है? नहीं है ना, आपको मोटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है, इसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी, ठीक है। इसमें एनर्जी की नीड होगी और कैरियर प्रोटीन दोनों की आवश्यकता इसमें हो सकती है, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हाई से लो में, बट इसने बोला अगेंस्ट, मतलब कि उसके विपरीत, है ना। तो मतलब कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में यूजिंग कैरियर प्रोटीन्स एंड रिक्वायरिंग एनर्जी। तो मान लीजिए आपको पहाड़ पर पानी चढ़ाना है ना। क्या पानी अपने आप ऊपर जाएगा? नहीं ना। तो उसके लिए पंप लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तभी तो पानी ऊपर जाएगा ना। यही एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनको एटीपी चाहिए, है ना, कैरियर चाहिए, ठीक है। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में, एग्जाम्पल पे लेवोडोपा। कौन से फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को अफेक्ट करेंगे? लिपिड सॉल्युबिलिटी। अगर ड्रग लिपोफिलिक नहीं है तो ये सारी चीज़ें होने में मुश्किलात होंगी, ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी जो सेल हैं या सेल मेम्ब्रेन है, ये भी तो लिपिड की बनी हुई है ना, किसकी? फॉस्फोलिपिड की, इस तरीके से, ठीक है। तो इस फॉस्फोलिपिड में ड्रग अगर हमारी लिपिड की होगी तो उसकी दोस्ती अच्छे से हो जाएगी और वो इसमें एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए दूसरा पीएच एंड आयोनाइजेशन, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और आयोनाइजेशन, ड्रग आयनिक है नॉन आयनिक है, ये भी डिपेंड करता है। ब्लड फ्लो जितना अच्छा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, सपोज दैट कि इसको इरेज करते रहो, सपोज दैट कि ये आपकी स्किन है, ठीक है। आपकी इतनी स्किन पे कोई फंगल इन्फेक्शन है इतने में, और आपने क्या किया, आपने कोई क्रीम ली और आपने फंगल इन्फेक्शन इतने में था और आपने क्रीम सिर्फ इतने पे एक ड्रॉप रख दी, है ना। तो इसको एब्जॉर्ब होने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे, आप उस क्रीम को पूरे में फैला देंगे, पूरे धीरे धीरे में पूरा फैला देंगे, मीन्स आपने सरफेस एरिया उसका बढ़ा दिया। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन रेट उतना ही ज़्यादा होगा। एट द एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जब कोई ड्रग हम मुंह से खाते हैं वो हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में होते हुए हमारे ब्लड में पहुंचती है और लीवर तक जाती है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू अपने चीज़ों को कंप्लीट करती हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन ओवरऑल। दूसरा हम बात करते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अच्छा, एक लास्ट हमारा बाकी है एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस को समझना बहुत आसान है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है, एंडो का मतलब अंदर, साइटोसिस का मतलब सेल के अंदर, ठीक है। एंडोसाइटोसिस ये सबसे अलग मैकेनिज्म है। मान लो कि ये हमारी सीव है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन जो इस तरीके से वर्टिकल बनी हुई थी, मैं इसको थोड़ा डायनेमिक फॉर्म में बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे आपको पोर्स दिख रहे हैं ये, ठीक है, ये छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं। तो अगर ड्रग के पार्टिकल का साइज़ इतना ही बड़ा होगा तब तो वो इसमें आसानी से क्रॉस कर जाएंगे, है ना। मगर अगर साइज़ क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो वो तो मान लो इतना बड़ा साइज़ है तो वो उसके बराबर तो इसमें है नहीं कि वो उसमें क्रॉस कर पाएँ, तो इससे एब्जॉर्प्शन हमारा रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसमें क्या है कि एंडोसाइटोसिस में एक सेल इंगल्फिंग प्रोसेस होती है। इंगल्फ का माने का मतलब निगलना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लार्ज ड्रग मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर इंगल्फ, इंगल्फ का मतलब होता है निगलना, ठीक है, आर इंगल्फ बाय द सेल मेम्ब्रेन
फ्रॉम द वेसिकल्स एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से तो होता क्या है कि सपोज दैट ये हमारी सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये हमारे ड्रग का पार्टिकल है। अब इंगल्फिंग कैसे होगी कि जैसे ही ड्रग हमारी थोड़ा टाइम लेगी तो ये ऐसे धंसना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और धीरे धीरे और ऐसे होगा एंड एट द एंड मैं थोड़ा साइकिल ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है, एट द एंड हमारी ड्रग अंदर आ जाएगी और ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो एक इंगल्फ करने की प्रोसेस मतलब कि ये जो निगलने वाली प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें हमारी ऐसे होंगी। तो सेल मेम्ब्रेन ड्रग को चारों ओर से उसको घेर के उसको अंदर ले लेती है। ठीक है, आपने एक पैकमैन का गेम देखा होगा फ़ोन में, होता है जो खाता रहता है, पैकमैन डॉट को पूरा निकल जाता है, वैसे ही सेल बड़े मॉलिक्यूल्स को अंदर लेती है। ठीक है, अब बेसिकली एंडोसाइटोसिस दो टाइप की होती है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब सेल फ्लूइड के अंदर लेती है। ठीक है, इसको सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सेल फ्लूइड को अंदर लेगी, इसको सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब ये सेल ईटिंग, तो सेल्स बड़े पार्टिकल को निकलेगी, तो इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। एग्जाम्पल्स में विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ में, B12 को बोले तो कोबालामिन। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो इस क्लास को फ़िलहाल यहीं से रखते हैं। अभी हमारा जो भी नेक्स्ट आएगा इसमें आएगा हमारा बायो अवेलेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीशन है, कैसे क्या होगा ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड वेलकम। इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। अगला बाकी आप नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कीजिएगा तो आपको फार्माकोकाइनेटिक का नेक्स्ट पार्ट भी हमको देखने को मिलेगा इसमें, और क्या क्या आएगा। तब तक के लिए